उपन्यास झूठा सच में स्त्री मुक्ति या स्त्री संघर्ष। इस वीडियो में हम झूठा सच उपन्यास में यशपाल की स्त्री मुक्ति के विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। और इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें झूठा सच उपन्यास की समीक्षा दी गई है। यशपाल जी के विषय में कुछ परिचय जानेंगे, उनके विषय में जानेंगे, जिसमें हम यह देखते हैं कि झूठा सच हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार यशपाल जी द्वारा रचित है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण इनकी रचनाओं में यथार्थ का वर्णन मिलता है। उन्होंने रूढ़ियों से ग्रस्त मध्यवर्गीय लोगों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है तथा कुछ उपन्यासों में यशपाल जी ने श्रमिक वर्गों के कष्टों और दुखों का यथार्थ वर्णन भी किया। इन्होंने अपने उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण किया है। झूठा सच उपन्यास इसी का उदाहरण है। यशपाल एक सफल कथाकार हैं, साथ साथ सफल निबंधकार भी हैं। अपनी निर्भीक, स्पष्टवादी और राष्ट्रवादी चेतना के कारण इन्हें अंग्रेजों द्वारा कई बार जेल भी भेजा गया था। इनका यह उपन्यास विभाजन की त्रासदी को व्यक्त करता है तथा दंगों के समय में किस प्रकार मानवीय जीवन में उथल पुथल हुई या मानवीय जीवन इससे किस हद तक प्रभावित हुआ, इसका यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास को 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। पहला भाग झूठा सच वतन और देश 1958 में और दूसरा भाग झूठा सच देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं कि विभाजन के समय या विभाजन से पूर्व बहुत सारी रचनाएं की गई थी। वो हिंदू में, उर्दू में, पंजाबी, मराठी, बंगाली आदि अनेकों भाषाओं में कथाकारों ने सांप्रदायिकता और विभाजन की त्रासदी को अपने अपने रचनाओं में व्यक्त किया था, जिसमें मशहूर है, हम जानते हैं, राही मासूम रजा का आधा गांव, कमलेश्वर का लौटे हुए मुसाफिर आदि। परंतु यशपाल ने झूठा सच उपन्यास में जिस प्रकार से त्रासदी का, दहशत में, साय में जीती जिंदगी का, अन्याय का, बलात्कार का, स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का, पुरुष की पाशविक प्रवृत्ति का जीवंत और यथार्थजनक अंकन किया था, उस प्रकार अन्य रचनाकारों की रचनाओं में हमें देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है कि आज 50 वर्षों के उपरांत भी यह उपन्यास प्रासंगिक है। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने इस उपन्यास को एपिक ऑफ द एज की संज्ञा प्रदान की है तथा रामविलास शर्मा यशपाल के घोर विरोधी के रूप में माने जाते हैं, परंतु वे भी इसकी सराहना करते हैं और वे लिखते हैं, झूठा सच यशपाल जी के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है। उसकी गिनती हिंदी के नए पुराने श्रेष्ठ उपन्यासों में होगी, यह भी निश्चित है। यशपाल के झूठा सच उपन्यास का संक्षिप्त परिचय देने के बाद हम निम्नलिखित शीर्षकों में स्त्री मुक्ति के संदर्भ को देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था और नारी का स्थान। इस शीर्षक में हम जानेंगे कि नारी की स्थिति समाज में पारंपरिक रूप से कैसी है और नारी का इसमें स्थान क्या, अर्थात नारी का जन्म से लेकर मृत्यु तक नारी परंपरागत रूप से किसी न किसी बंधन में बंधी रहती है, चाहे वह बंधन पिता, पति या पुत्र का हो। यशपाल ने अपने प्रस्तुत उपन्यास में नारी के बंधन के विविध रूपों का यथार्थ के धरातल पर उद्घाटित करते हैं। इस उपन्यास में तारा, कनक, शीलो, बंटी आदि नारी पात्रों के द्वारा यह दिखाया गया है कि नारी चाहे निम्न वर्ग की हो या मध्य वर्ग की हो, फिर चाहे उच्च वर्ग की, उसका शोषण किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। उपन्यास की पात्रा तारा का भी यही हाल था, जो एक मध्यवर्गीय परिवार की रहती है, शिक्षित और प्रतिभाशाली रहती है, परंतु मध्यवर्गीय रूढ़िग्रस्त परिवार से संबंध होने के कारण उसे बचपन में से ही परंपरागत पारिवारिक व नैतिक अनुशासन में रखा जाता है। जिसमें हम एक उपन्यास की एक पंक्ति को देख सकते हैं, जहाँ पे तारा बचपन से ही मास्टर जी के धार्मिक विश्वासों का अनुशासन सहती आई थी। इस वाक्य से यह पूर्ण रूप से परिभाषित होता है कि किस प्रकार वह
अपने पिता के साथ रहने पर उसे अनुशासन में रहना पड़ता था, जिसके कारण नारी को अनुचित बंधनों में रहने के कारण उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में बाधाएं उत्पन्न होती है। लेकिन तारा के माध्यम से यशपाल ने दिखाया है कि वह परंपरागत मूल्यों के विरुद्ध नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास विशेष प्रभाव रहा है, क्योंकि इन्हीं के परिणाम स्वरूप वह असद जुबेर के साथ स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने की ओर अग्रसर होती है। और जैसा कि हमें उपन्यास में पता चलता है कि तारा असद से प्रेम करती थी, उसी से विवाह भी करना चाहती थी। प्रेम विवाह को प्रोत्साहन तो देती है, लेकिन प्रेमी असद के द्वारा पीछे कदम हटाने के कारण वह हृदय से न चाहते हुए भी सोमराज से विवाह करने को विवश हो जाती है। अतः तारा इसी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का साहस तो करती है, लेकिन परंपरागत मूल्यों की जड़ें बहुत गहरी होने के कारण वह अकेले इन नियमों की अवहेलना करके स्वतंत्र रूप से अकेले जीवन जीने का साहस नहीं जुटा पाती। उसकी यह विवशता सोमराज से विवाह करने को बाध्य कर देती है, और यही कारण है कि उसका सोमराज से जैसे व्यक्ति से विवाह हो जाता है। इस विषय में गोपाल कृष्ण शर्मा की पंक्ति को आप देख सकते हैं। दूसरा शीर्षक है परंपरागत विवाह संस्था और नारी। इस विवाह संस्था के अंतर्गत हम दहेज प्रथा जैसी समस्याओं को देखेंगे, जिसमें नारी को किस प्रकार जूझना पड़ता है, कई प्रकार के प्रताड़नाओं को सहना भी पड़ता है, जिससे नारी की स्थिति और दयनीय से दयनीय होती जाती है। यशपाल ने भी नारी शोषण का सबसे बड़ा कारण हमारी परंपरागत विवाह संस्था को ही माना है। उन्होंने तारा, शीलो, मिसेज अग्रवाल, बंटी और नीबू की पत्नी के जीवन द्वारा यही दिखाने का प्रयास भी किया है। जहाँ हम देखते हैं कि तारा के विवाह के पश्चात प्रथम रात्रि को ही उसकी स्वागत पति के कटु वाक्य और अमानवीय व्यवहार से होता है। सोमनाथ के उपयुक्त कथन से एक और परंपरागत पुरुष के सामंती मनोवृत्ति का वह रूप झलकता है, जो वह अपने आप में नारी को अपने पैरों की ज्योति समझता है। तो दूसरी ओर तारा के पिता की आर्थिक स्थिति का भी अभाव होता है, जो अपनी दयनीय आर्थिक हालात के कारण ऐसे दुराचारी से तारा का विवाह कराने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मार्क्सवाद से प्रभावित होने के कारण यशपाल के नारी संबंधी विचार भी प्रगतिशील रहे हैं, जिनका थोड़ा बहुत प्रभाव तारा पर भी है, परंतु वह अपनी आर्थिक स्थिति और दहेज न देने की विवशता के कारण अयोग्य पति सोमराज से विवाह के लिए राजी होती है। उपन्यास के अन्य स्त्री पात्रों का भी यही हाल था। हमारे समाज में जब तक दहेज देने की परंपरा को जड़ से समाप्त न किया जाए, तब तक तारा जैसी निरीह स्त्रियों को पति की कड़वाहट का शिकार होना पड़ेगा। डॉक्टर मृणाल पांडे इस विषय में लिखते भी हैं। तीसरे शीर्षक में हम आर्थिक पराधीनता और नारी के विषय में देखेंगे, जहाँ नारी आज भी आर्थिक रूप से पराधीन है। पहले तो उसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था में अर्थोपार्जन का अवसर ही नहीं दिया जाता है। वह अर्थ की दृष्टि से किसी न किसी पर निर्भर रहती है। वह अपनी आर्थिक पराधीनता के कारण ही शोषण का शिकार भी रही है। इस आर्थिक पराधीनता को यशपाल जी ने तारा और नब्बू की पत्नी के माध्यम से दिखाया है, जहां हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार अर्थ की कमी अर्थात तारा के पिता के पास उतने धन नहीं होने के कारण वे दहेज की कमी के कारण उसका विवाह सोमराज जैसे व्यक्ति से करा देते हैं, तथा नब्बू की पत्नी की पीड़ा को भी व्यक्त करते हैं। नब्बू जब तारा को उठाकर लाता है तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है, जिसका विरोध उसकी पत्नी करती है और चाय बनाने से इनकार करती है, जिसे सुन नब्बू क्रोध में कहता भी है, हड्डियाँ तोड़ डालूंगा, चमड़ी उधेड़ लूँगा, तू ना बना चाह। मैं तो अभी जाकर मूसी की दुकान पर चाय पी लेता हूँ, पर तुझे भूखा मार दूंगा। बासी उठाकर चाहे कुत्ते को डाल दूंगा, तुझे नहीं खाने दूंगा। उपयुक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि नारी
आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर आश्रित है, तभी वह उसकी यातना को सहती आई। यदि नब्बू की बीवी आर्थिक रूप से निर्बल होती तो नब्बू का संवाद कुछ अलग होता। चौथा शीर्षक है सांप्रदायिकता और नारी। और जैसा कि हम जानते हैं, झूठा सच उपन्यास किस समय लिखा गया है तथा उस समय स्थिति क्या थी। जिन्होंने विभाजन के समय सांप्रदायिकता की त्रासदी को भोगा है, इसमें कई पात्र हैं, जिसमें प्रमुख है तारा, बंटी, संतवत, दुर्गा, फूलो, करीमो, चिंती आदि ऐसे अनेक नारी पात्र हैं। सांप्रदायिकता की स्थिति दोनों देशों में इस प्रकार दयनीय थी कि पाकिस्तान में हिंदू स्त्रियों को उठाकर ले जाया जाता था, उनकी इज्जत लूटी जाती थी। वैसे ही हिंदुस्तान में भी मुस्लिम स्त्रियों के जिस्म का सौदा किया जाता था। दोनों ही धर्मों में नारी की स्थिति पशु से भी बदतर हो चुकी थी। पशु को केवल बेचा जाता था, पर नारी को न सिर्फ बेचा जाता था बल्कि धर्म के नाम पर उसका शारीरिक शोषण भी किया जाता था। और इस विभाजन के समय सबसे अधिक दुर्गति नारी की ही हुई। उनका बलात्कार किया गया, अपहरण किया गया, हत्या जैसे यातनाओं से होकर किसी तरह वह अपने परिवार के पास यदि पहुंच भी जाती थी तो परिवार उसे अपनाने से इनकार कर देता था। और बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति हमें झूठा सच उपन्यास के पात्र चिंती और बंटी के देखने को मिलती है। बंटी का लाहौर से बच किसी तरह हिंदुस्तान आने पर उसकी सास ने उसे न अपनाते हुए कहा, 2 महीने मुसलमानों के घर रहकर आइए, हम कैसे रख ले। इसका परिणाम यह होता है कि समाज द्वारा न अपनाए जाने पर वह अपने प्राण त्याग देती है और मर जाती है। तथा 5वें शीर्षक में हम स्त्री के प्रति धर्म का स्वरूप देखते हैं और हम उपन्यास में पाते हैं कि किस प्रकार नारी को धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता था। बिल्कुल उसी प्रकार तारा को भी जब धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया जाता है तो वह स्पष्ट शब्दों में इससे इनकार भी करती है। यशपाल उपन्यास में दिखाना चाहते हैं कि हाफिज जी एक धर्म उपदेशक होते हुए भी तारा को एक स्त्री न मानकर हिंदू या मुसलमान मानते हैं। उपन्यासकार समाज को बताना चाहते हैं कि धर्म किसी भी समुदाय की स्त्री के लिए कितना संकीर्ण है। यशपाल का उपन्यास साहित्य पुस्तक में डॉक्टर गोपाल शर्मा ने कहा है, धर्म स्त्री को विवाह, स्वतंत्र प्रेम, अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देता, वहीं वह धर्म परिवर्तन के लिए उसे विवश जरूर करता है। अर्थात इससे हमें यह ज्ञात होता है कि स्त्री को धर्म के प्रति इस प्रकार सोचने में मजबूर कर दिया जाता है कि वह धर्म में रह के कुछ भी नहीं कर सकती। ना ही वो अपना प्रेम विवाह कर सकती है, ना ही वह अंतरजातीय विवाह कर सकती है, परंतु नारी को उसका धर्म परिवर्तन के लिए विवश जरूर किया जा सकता है। 6वां शीर्षक है विवाह विच्छेद का अधिकार और स्त्री। जहाँ उपन्यास में यशपाल नारी को विवाह विच्छेद का अधिकार देते हैं, अर्थात तारा के माध्यम से यह दिखाते हैं कि वह किस प्रकार अपने विवाह को विच्छेद कर वहाँ से पलायन कर जाती है। और यशपाल जी ये बताना चाहते हैं कि यदि स्त्री अपने विवाह में खुश नहीं है तो वह उसे पूरा अधिकार, अर्थात ये समाज उसे पूरा अधिकार देता है उस विवाह से अलग होने का। और अंतिम में हम निष्कर्ष देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें, ताकि मैं इससे जुड़ी हुई वीडियोस और लाती रहूं। यह उत्तर मेरे खुद के द्वारा लिखा गया है, जो विभिन्न स्रोतों से मैंने लिखी हुई है। और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।